तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने कोटि और अणुसंख्यता के बारे में जाना था। दोस्तों अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोटि व अणुसंख्यता में अंतर। तो आज का टॉपिक हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं कोटि व अणुसंख्यता में अंतर। अणुसंख्यता को अनुक्ता या आणविकता भी कहते हैं। तो कोटि व अणुसंख्यता में अंतर से स्टार्ट करते हैं। कोटि व अणुसंख्यता में अंतर। तो कोटि और अणुसंख्यता में अंतर मतलब डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। अणुसंख्यता और कोटि में क्या अंतर है देखते हैं। तो एक तरफ तो लिख देता हूं मैं कोटि, अभिक्रिया की कोटि, और एक तरफ लिख देता हूं अभिक्रिया की अणुसंख्यता, और दोनों में अंतर देखते हैं। जो अब तक पढ़ा है हमने उसके आधार पर अंतर बनाते हैं कोटि और अणुसंख्यता में। देखो दोस्तों, जब मैं कहूं तब आप नोट करें, अभी केवल समझें इसे। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए। और इस चैप्टर के नोट्स आपको पता ही है, इस चैप्टर के नोट्स जो पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर का, उसके कमेंट बॉक्स में लिंक किए गए हैं। उनकी लिंक डाली गई है पीडीएफ फाइल की पार्ट फर्स्ट के कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं कोटि व अणुसंख्यता में अंतर। क्या अंतर है? देखो कोटि की आपको एक अंतर तो दोनों की डेफिनेशन से हो जाएगा। मैंने आपको कोटि की डेफिनेशन बताई थी कि कोटि क्या होती है। तो मैंने ये कहा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में, जो दर नियम होता है उसमें क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घात का योग, क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो हम पहला तो यही लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में, ये डेफिनेशन थी है ना, दर नियम में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। छोटी बड़ी कैसी मात्रा लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ये तो कोटि हो गई। अब कोटि के बाद हम बात करते हैं किसकी? अणुसंख्यता की, कि अणुसंख्यता क्या है। अणुसंख्यता की भी मैंने दोस्तों आपको डेफिनेशन बताई थी। किसी रस समीकरण में, रस समीकरण मतलब संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित क्रिया कारक अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। तो एक डिफरेंस ये हो गया, किसी रस समीकरण, रस समीकरण का मतलब संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित क्रिया कारक अणुओं की संख्या, क्रिया कारक अणुओं की संख्या उस
अभिक्रिया की अनुसंख्यता कहलाती है। तो ये एक अंतर तो डेफिनेशन से हो गया दोनों में, और लास्ट क्लास में ये दोनों आपको पढ़ाए गए थे। दूसरा अंतर, अच्छा बताइए, दूसरा अंतर लिखने से पहले कोटि किससे लिखी जाती है? लड़के ने कहा कोटि दर नियम से लिखी जाती है। कोटि दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग होती है। तो कोटि दोस्तों आपको पता है दर नियम से लिखी जाती है। और दर नियम कहां से आता है? दर नियम प्रयोगों से निकाला जाता है। तो एक तरह से कोटि भी प्रयोगों से निकली। प्रयोगों से दर नियम आया, कोई अभिक्रिया दे रखी है, उस पर प्रयोग करके उसका दर नियम निकालेंगे और दर नियम से कोटि आएगी। तो कोटि एक प्रायोगिक मान है, मतलब प्रयोगों से प्राप्त मान है। तो हम लिख सकते हैं कि कोटि एक प्रायोगिक मान है। प्रायोगिक मान है मतलब प्रयोगों से प्राप्त होता है। जबकि जो अनुसंख्यता होती है वो किसी रस समीकरण में उपस्थित क्रियाकारक अणुओं की संख्या होती है। ये सैद्धांतिक मान है, थ्योरेटिकल मान है, कोई प्रयोगों से नहीं आता। तो जो अनुसंख्यता है हम इसमें लिख सकते हैं नंबर 2, यह कैसा मान है? सैद्धांतिक मान है। थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक का मतलब, और ये प्रैक्टिकल, प्रायोगिक मान है। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर देखो, जो कोटि है वो 1/2 हो सकती है, कोटि 0 भी हो सकती है। कोटि की बात कर रहा हूं मैं, 0 भी हो सकती है, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 मतलब दशमलव संख्या, और पूर्ण संख्या भी हो सकती है 1, 2, माइनस भी हो सकती है, ऋणात्मक में भी हो सकती है, -1, -2। अगर ऐसा हो रहा हो जैसे कोई क्रिया कारक हमने अभिक्रिया में बढ़ाया और अभिक्रिया का वेग घट गया, मतलब क्रिया कारक मिलाने पर अभिक्रिया का वेग घट गया, तो फिर उस अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक आएगी। मतलब कोटि हर तरह की संभव है। कोटि का मान, किसी अभिक्रिया की कोटि का मान 0, दशमलव संख्या, 1/2 का मतलब 0.5 हो गया, दशमलव संख्या हो गई। पूर्ण संख्या वह ऋणात्मक हो सकता है। मतलब कोटि का मान सब तरह का संभव है दोस्तों, तो यह भी याद रखें। तो हम ये बात भी लिख सकते हैं कि कोटि 0, दशमलव संख्या, 0 दशमलव संख्या, कौमा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से मेरा तात्पर्य है 1, 2, 3 वगैरह से, वह ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। तो कोटि का मान सब तरह का संभव है। कोटि 0 हो सकती है, दशमलव संख्या, पूर्ण संख्या, वह ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकती है। सही है। पर हमेशा अनुसंख्यता होती है एक संतुलित अभिक्रिया में। जैसे ये संतुलित अभिक्रिया है, इसमें अंक लग रहे हैं, संतुलित अभिक्रिया है, रस समीकरण है, इसमें उपस्थित क्रियाकारक अणुओं की संख्या है। जैसे यहां पर क्रियाकारक अणु कितने हैं? 3। तो ये तो हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगी, 0 कैसे आ सकती है भाई? किसी संतुलित अभिक्रिया लिखी हुई है तो उसमें संतुलित अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं की संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 0 नहीं आ सकती, दशमलव संख्या में नहीं आ सकती। बात को समझ गए होंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अनुसंख्यता हमेशा पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या कह लो, अनुसंख्यता हमेशा पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, 1, 2, 3, 4 आदि होती है। और कोटि सब तरह की संभव है। कोटि 0 हो सकती है, दशमलव संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, ऋणात्मक संख्या हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ा, और अंतर देखते हैं नंबर 4। ठीक है।
अच्छा, अभिक्रिया का वेग जो है ये बाह्य कारकों से प्रभावित होता है। अभिक्रिया के वेग को ताप प्रभावित करता है, बाह्य कारक दाब प्रभावित करता है। मतलब अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तुमने देखते क्या, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। मतलब अभिक्रिया का वेग बाह्य कारक मतलब ताप दाब आदि से प्रभावित होता है। और कोटि जो होती है वो ये होती है N1 और N2। ध्यान करो, दर नियम में इनकी क्रिया कारकों की घातों का योग। जब वेग बाह्य कारकों से प्रभावित होता है तो ये दोनों भी प्रभावित होंगी, क्योंकि ये वेग के अंदर है। तो वेग का फॉर्मूला जब ये है, तो जब वेग बाह्य कारकों से प्रभावित होता है तो इनकी सांद्रताओं की घातों का योग भी प्रभावित होगा। मेरा कहने का मतलब यह है, आपसे सीधी भाषा में कहूं तो कोटि बाह्य कारकों जैसे ताप दाब आदि से प्रभावित होती है। तो एक बात हम ये भी लिख सकते हैं कि दोस्तों समझ लो ढंग से, ये अंतर पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटि बाह्य कारकों जैसे ताप दाब आदि से प्रभावित होती है, तो कोटि बाह्य कारकों जैसे ताप दाब आदि से प्रभावित होती है। अब यही बात अणुसंख्यता के लिए करते हैं। देखो, अणुसंख्यता जो होती है ये एक संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित क्रिया कारक अणुओं की संख्या है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ताप का दाब का। अणुसंख्यता कभी भी बाह्य कारकों से प्रभावित नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं अणुसंख्यता जो है, अणुसंख्यता बाह्य कारकों जैसे ताप दाब आदि से प्रभावित नहीं होती है, तो ये चारों अंतर आप ढंग से देख लो। दोस्तों पहला अंतर तो बहुत इजी है, उसमें तो डेफिनेशन लिखी है मैंने। दूसरा अंतर भी बहुत इजी है, ये याद रखना है कि कोटि प्रायोगिक मान है, प्रयोगों से आता है, जबकि जो अणुसंख्यता है वो एक सैद्धांतिक मान है। तीसरी बात मैंने लिखी है, कोटि शून्य हो सकती है, आपको पता ही है। ये दशमलव संख्या 1/2 भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है, और पर अणुसंख्यता हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगी। कोटि बाह्य कारकों से प्रभावित होती है, ताप दाब आदि से। अणुसंख्यता बाह्य कारकों से प्रभावित नहीं होती है। तो दोस्तों आपको ये अंतर पेपर में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में ये आते रहता है तो आप इसको ढंग से समझ लो, और समझने के बाद वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करो, फटाफट नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करो पहले, कहीं मैं नहीं दिखता हूं तो पढ़ते नहीं है। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। क्लियर? अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है छद्म एकाणुक अभिक्रिया। कोष्टक में लिख देता हूं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, शॉर्ट में लिख देता हूं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन छद्म एकाणुक अभिक्रिया। बात आई कि साहब ये छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्या है? ढंग से समझना, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया पेपर में पूछी जाती है। यदि कोई ऐसी अभिक्रिया हो
यदि कोई अभिक्रिया ऐसी हो जिसकी अणु संख्यता 2 या 2 से अधिक हो पर उसकी कोटि 1 हो। देखो मैंने आपसे एक बात लिखाई थी, पिछली क्लास में बताया था, अधिकांश अभिक्रियाओं की अणु संख्यता व कोटि समान होती है। अधिकांश के लिए बात है, पर कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी अणु संख्यता व कोटि समान नहीं होती है। सही है। यदि किसी अभिक्रिया की अणु संख्यता 2 या 2 से अधिक है परंतु उसकी कोटि 1 है तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी छद्म एकाणुक अभिक्रिया। तो इस डेफिनेशन को अपन लिख देते हैं कि छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्या है। लिख देता हूं, वह अभिक्रिया जिसकी अणु संख्यता या आणविकता कह लो, अणुकता कह लो, जिसकी अणु संख्यता कितनी हो, 2 या 2 से अधिक हो। अणु संख्यता तो 2 या 2 से अधिक हो परंतु कोटि 1 हो, कौमा, परंतु कोटि 1 हो, ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया कहलाती है छद्म एकाणुक अभिक्रिया। तो आप डेफिनेशन याद कर लो, पेपर में पूछी जाती है छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसकी अणु संख्यता 2 या 2 से अधिक हो पर दोस्तों कोटि उसकी 1 हो, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। अब बात को आगे समझना, ढंग से समझना। बात है साहब इसके एग्जाम्पल दीजिए, ऐसी मतलब अब कोई अभिक्रिया बताइए जो छद्म एकाणुक अभिक्रिया है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो कहता है छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए विद एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल तो यह है इसका शर्करा का जल अपघटन, याद रखें। एक एग्जाम्पल तो यह है इसका शर्करा का जल अपघटन। देखो शर्करा का फॉर्मूला आपको पता ही है, C12H22O11, ये शर्करा है। इसकी जल से अभिक्रिया कराई H2O से, जल में ये अपघटित टूटता है और ये जल अपघटित द्वारा उत्पाद बनाती है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ग्लूकोज बनता है, ये आपको पहले भी बताया था मैंने, और ये बनता है फ्रक्टोज। दोनों के फॉर्मूले एक जैसे होते हैं पर दोनों की संरचना अलग अलग है। ये एक अभिक्रिया लिखी हुई है, ये एक रस समीकरण है। रस समीकरण का मतलब समझ गए, संतुलित अभिक्रिया है, संतुलित ही है। देख लो इधर कार्बन 12, इधर 12, हाइड्रोजन इधर 22 और 2 24, इधर भी 24, ऑक्सीजन इधर को 12, इधर भी 12, 11 और 1 12। मतलब ये रस समीकरण है एक। इसकी अणु संख्यता जो है बेटा हो, इसकी अणु संख्यता तो होगी 2, क्योंकि अपन को पता है किसी रस समीकरण में उपस्थित क्रियाकारक अणुओं की संख्या 1 और 1 2। पर बेटा इसकी जो कोटि आती है वो 1 आती है। क्यों आती है? जब प्रयोग से इसका दर नियम निकालते हैं तो वो आता है R बराबर K C12H22O11। मैं ये प्रयोग से लिख रहा हूं, प्रयोगों से आता है ये। इसकी घात आती है 1 और H2O की सांद्रता की घात आती है 0। जब इसका दर नियम ये आ रहा है तो आपको समझ गए होंगे कि इसकी कोटि जो है वो 1 आएगी। हाँ दोस्तों, बीच में फोन आ गया, डिस्टरबेंस। इसके दर नियम ये आता है, और दर नियम जब ये आता है तो आप निकाल सकते हैं कि इसकी कोटि क्या आती है। इसकी कोटि भी दोस्तों कितनी आती है? 1 आती है। कोटि 1 क्यों होगी? कोटि होती है दर नियम में क्रियाकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग। जब आप 1 + 0 करोगे तो 1 ही तो आएगा।
क्लियर? तो मेरी बात को समझो, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को पकड़ो। तो यहां पर कोटि का मान दोस्तों कितना प्राप्त होता है? मात्र 1 ही प्राप्त होता है। मतलब इस अभिक्रिया का वेग जो है कि H2O जल की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। H2 की घात 0 है, 0 को हटा सकते हो ना आप। मतलब इस अभिक्रिया का वेग केवल इसकी सांद्रता पर डिपेंड करता है, शर्करा की पर, जल की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर इस अभिक्रिया में हम जल की सांद्रता बढ़ाएं या घटाएं, अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं होगा। जल मिलाएं, जल कम कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग जल की सांद्रता पर डिपेंड करता है, वेग उतना ही रहेगा। तो ये एक छद्म एकाणुक अभिक्रिया है जिसकी अनुसंख्यता 2 है, कोटि 1 है। एक एग्जाम्पल तो ये, एक एग्जाम्पल और दूंगा, उससे पहले ब्लैक बोर्ड पर जगह नहीं है दोस्तों, आप पहले यहां तक इसे नोट कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। हाँ तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक एग्जाम्पल और देता हूं इसका, छद्म एकाणुक अभिक्रिया का। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेकंड, दूसरा एग्जाम्पल इसका, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। पहले शर्करा का जल अपघटन देखा था, अब एथिल एसीटेट का जल अपघटन देख रहे हैं। ठीक है, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला ये है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। एथिल एसीटेट, यहां C2H5 आएगा। अगर मेथिल एसीटेट होता तो यहां CH3 आता। एथिल एसीटेट है ये एक एस्टर है, क्योंकि इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है। ये एथिल एसीटेट है, इसका जल अपघटन कराना है तो वही जल से अभिक्रिया करानी है। जल को मैं इस तरह से लिख देता हूं, समझाने में आसानी रहेगी, H2O। तो इससे बनता है, एक तो ये बनता है एथिल अल्कोहल, दिख गया होगा, C2H5OH, C2H5OH, ये कौन बना? एथिल अल्कोहल। और एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद बनता है, ये H को यहां जोड़ दो, तो एक भाई ये तो निकल ही गया, H को यहां जोड़ दो, क्या बनेगा? दूसरा बनेगा CH3C≡OH, यही बनेगा ना, CH3C≡OH। और इसको बोलेंगे हम एसिटिक अम्ल, ये आपको नाम पहले भी बता दिए गए हैं। तो इस तरह से जब हम एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते हैं तो उत्पाद एथिल अल्कोहल व एसिटिक अम्ल बनते हैं। यह भी एक संतुलित अभिक्रिया है, रस समीकरण है। तो इसकी अनुसंख्यता देखो कितनी आएगी, आपको पता ही है, संतुलित अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं की संख्या अनुसंख्यता होती है, 2 आएगी। इसका दर नियम से कोटि निकालते हैं। दर नियम प्रयोगों से आ रहा है, मैं प्रयोग के आधार पर लिख रहा हूं। दर नियम आएगा इसका R बराबर के, ये हो गया एथिल एसीटेट CH3C≡OOC2H5, इसकी घात 1 और H2O की घात 0। मतलब यहां पर भी H2O की सांद्रता की घात 0 है। तो इसकी कोटि निकालते हैं। कोटि होती है दर नियम में क्रियाकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, ये आ जाएगी 1। तो ये भी एक छद्म एकाणुक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का वेग भी जल की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब इस अभिक्रिया में आप जल की मात्रा बढ़ाओ घटाओ, अभिक्रिया का वेग अप्रभावित रहेगा। तो दोस्तों ये पढ़ी हमने छद्म एकाणुक अभिक्रिया, आपको इजीली समझ में आ गई होगी। आज के दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट थे और वो दोनों टॉपिक बहुत ही समझने लायक टॉपिक थे, अच्छे टॉपिक थे। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम अब नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफी लेंथी है, एक क्लास पे पूरा नहीं होगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। आप पहले वीडियो को पॉज करके इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए। नोट कर लिया दोस्तों? वीडियो पर आपसे बार बार कहते हैं, वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
कल मिलेंगे।